SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट नेटवर्किंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा MS एक्सेल के हवाले से जो क्वेश्चंस पेपर में आते होते हैं या जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेटवर्किंग टर्म्स कुछ इम्पोर्टेंट, तो इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है नोड, NODE, नोड। नोड का मतलब ये होता है कि नेटवर्क से जुड़ा हुआ कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क से जुड़ी होती है उसको नोड कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, मोबाइल फ़ोन, सब नोड्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो अगर बिलफर्ज कहीं 5 कंप्यूटर्स और एक प्रिंटर एक नेटवर्क में है तो कुल हमारे पास नोड्स जो हैं वो टोटल 6 हो जाएंगे। ठीक है, 5 कंप्यूटर और एक प्रिंटर, कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क से जुड़ी हो वो हमारे पास नोड होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर सर्वर। सर्वर आपको पता है ऐसा ताकतवर कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो जो वेबसाइट होती है वो सर्वर से ही चल रही होती है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे यूट्यूब या फेसबुक इसकी एग्जांपल हम लें तो इनके सर्वर पूरी दुनिया के यूज़र्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सर्वर है हमारे पास। इसके बाद है जी क्लाइंट, CLIENT, क्लाइंट। क्लाइंट वो कंप्यूटर या मोबाइल है जो सर्वर से सर्विस लेता है। ठीक है, तो वो उसका क्लाइंट होता है। तो मिसाल के तौर पे आप जब गूगल को ओपन करते हैं तो आप क्लाइंट हैं और गूगल सर्वर्स है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद आता है जी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ, BANDWIDTH। ठीक है, बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ नेटवर्क में एक वक्त में डेटा ट्रांसफ़र करने की ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पीड होती है। ठीक है, एक वक्त में डेटा ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड होती है वो उसकी बैंडविड्थ होती है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके इंटरनेट की स्पीड 20 MB पर सेकंड है तो यही आपकी बैंडविड्थ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लेटेंसी, LATENCY, लेटेंसी। ठीक है, लेटेंसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा ट्रांसफ़र करने में जो वक्त लगता है, ठीक है, जो वक्त दरकार होता है वो उसकी लेटेंसी होती है। ठीक है, LATENCY। एग्ज़ाम मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान से अमेरिका में वीडियो कॉल करते हैं तो जो आवाज़ थोड़ी देर में पहुंचती है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, वो लेटेंसी की वजह से ही होती है। उसके बाद IP एड्रेस, इसको हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में पिछली क्लास में। नेटवर्क पर हर कंप्यूटर का एक अलग एक ID उसका शनाख्त होती है। ठीक है, तो उसके बाद मैक एड्रेस, इसके बारे में हम देख चुके हैं। ठीक है, एक मुस्तकिल और यूनिक एक नंबर होता है। IP एड्रेस जो है ये तब्दील किया जा सकता है, मैक एड्रेस हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है पैकेट। इंटरनेट पर डेटा छोटे छोटे हिस्सों में भेजा जाता है और इन छोटे छोटे हिस्सों को हम पैकेट कहते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आप व्हाट्सएप पे कोई तस्वीर या कोई भी सेंड करते हैं तो वो एक साथ नहीं जाती, छोटे छोटे पैकेट बन के जाती है और फिर रिसीव करने वाला जो होता है उसका जो डिवाइस है उससे वो कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पैकेट होता है। उसके बाद स्विच है। स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ती है, डेटा को उसकी सही जगह पे वो भेजती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे क्लासरूम में 10 कंप्यूटर्स एक साथ जुड़े हैं तो वो स्विच के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है रूटर, ROUTER। ठीक है, तो रूटर वो डिवाइस है बेसिकली जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, जो इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करती है वो रूटर है। आपके घर में जो वाईफाई का रूटर लगा होता है आपके मोबाइल को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। उसके बाद फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक हफाजती सिस्टम होता है जो नेटवर्क को अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो है उससे वो महफूज रखता है। अगर कोई हैकर आपके नेटवर्क में घुसने की कोशिश करे
तो फायरवॉल इसको रोक देगा। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली वो असूल या कवायद होते हैं जिनके तहत कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो प्रोटोकॉल्स होते हैं। और तो हमने पढ़ा था वेब पेज को खोलने के लिए हम HTTP इस्तेमाल करते हैं, फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का इस्तेमाल होता है, और ईमेल्स भेजने के लिए SMTP का इस्तेमाल होता है। तो ईमेल्स के हवाले से क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो SMTP जो है इसका यूजेज उसने पूछा हुआ है कि ये कहाँ यूज़ होता है, तो ये ईमेल्स को सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास आता है DNS, ठीक है। तो DNS का भी उसने फुल फॉर्म पूछा हुआ है, ये क्या होता है। तो DNS बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम होता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम, वेबसाइट का नाम जो यूनिफॉर्म URL होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है, उसे IP एड्रेस में बदलने वाला जो सिस्टम होता है वो DNS होता है। मिसाल इसकी है कि जब आप google.com लिखते हैं तो DNS इसको IP एड्रेस में तब्दील करके आपको सही सर्वर तक जो है वो ले जाता है, ठीक है। तो ये DNS होता है, डोमेन नेम सिस्टम। टपोलॉजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ने का जो तरीका होता है, बस, स्टार, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ये हम पिछली क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी हब, HUB, ठीक है। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। मल्टी पोर्ट रिपीटर इसे कहा जाता है। ये डेटा को एक पोर्ट से लेता है, बाकी सब पोर्ट्स पे भेज देता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास 4 कंप्यूटर्स एक ही हब के साथ जुड़े हैं। तो अगर एक कंप्यूटर डेटा सेंड करेगा तो हब जो है वो डेटा बाकी तीनों को भी फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। यानी कि हब आप समझ लें कि एक ब्रॉडकास्टिंग का एक सिस्टम है। इसके पास आया तो वो इसको आगे ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये छोटे नेटवर्क्स में इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रिज। ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो लैंड्स लोकल एरिया नेटवर्क्स या इससे ज़्यादा को आपस में कनेक्ट करती है ताकि वो एक बड़े नेटवर्क की तरह काम कर सके, ठीक है। तो ये डेटा के पैकेट्स को चेक करती है और देखती है कि वो किस कंप्यूटर के लिए है, और फिर डेटा सिर्फ मतलूबा डिवाइस को ही भेजती है। तो ये हब से भी ज़्यादा स्मार्टली ये काम करती है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके कॉलेज या किसी भी डिपार्टमेंट में दो मुख्तलिफ लैंड्स हैं, ठीक है, तो ब्रिज जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा, ठीक है, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो नेटवर्क की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ब्रिज को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है गेटवे। गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो नेटवर्क्स को की मुख्तलिफ टाइप्स को आपस में जोड़ती है, ठीक है। ये एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है जो गेटवे होता है। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलने वाले सिस्टम्स को ये इसको अंडरस्टैंड करता है, आपस में इनको कनेक्ट करवाता है, ठीक है। गेटवे डेटा को ट्रांसलेट करते हैं ताकि वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जा सके। मिसाल के तौर पे लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क के साथ ये कनेक्ट करता है। अगर आपके घर में वाईफाई का जो रूटर है दरअसल एक छोटा गेटवे भी होता है, ठीक है, जो आपके लोकल नेटवर्क को वाइड नेटवर्क से कनेक्ट करता है। इस तरह से मोबाइल नेटवर्क्स और इंटरनेट के पेजेस भी गेटवे पे मौजूद होते हैं। तो मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है गेटवे को। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोडेम, MODEM। तो मोडेम का मतलब मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर है, ठीक है, उसने पेपर में पूछा हुआ है। जो मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का काम है वो मोडेम करता है, ठीक है। तो ये मॉड्यूलेशन किस तरह से करता है और डी मॉड्यूलेशन किस तरह से करता है। तो जो मोडेम है वो एक डिवाइस है जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को टेलीफोन लाइन के जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनमें कन्वर्ट करता है। इसको मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नल्स जो कंप्यूटर के होते हैं उनको टेलीफोन लाइन के एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, तो ये मॉड्यूलेशन होती है। और फिर वापस एनालॉग से इसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, वो डी मॉड्यूलेशन होती है, ठीक है। एनालॉग से जब दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट करता है तो उसको डी मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉडेम का ये काम है, ठीक है। डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आपका कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स बनाता है, ठीक है, लेकिन जब टेलीफोन लाइंस जो होती हैं वो सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स पे काम करते हैं। ये दोनों आपने इसमें फ़र्क याद रखना है, ठीक है।
आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो तो कंप्यूटर से आप आपका कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स बनाता है, लेकिन टेलीफोन लाइंस में एनालॉग सिग्नल्स पे काम किया जाता है, ठीक है। और जो मॉडेम होता है इन दोनों के बीच का एक तरह का ट्रांसलेटर का काम करता है, ताकि इंटरनेट जो है वो स्मूथली चल सके, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें आपके घर में PTCL लाइन के ज़रिए से इंटरनेट आ रहा है। तो जब आप कंप्यूटर से कोई वेबसाइट खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो मोड जो है वो मॉडेम आपके कंप्यूटर के डिजिटल डाटा को एनालॉग में बदल देता है और टेलीफोन लाइन पे इसको भेजता है, ठीक है। तो जब वेबसाइट से जवाब आता है तो मॉडेम इसे एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करके आप कंप्यूटर पे देता है। तो मॉडेम की हमारे पास टाइप्स हैं, ठीक है। तो इनको देखते हैं। सबसे पहले आता है डायल अप मॉडेम। डायल अप मॉडेम, ठीक है, DIAL, डायल अप मॉडेम पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था, ठीक है। इसकी स्पीड बहुत स्लो था, स्पीड इसकी सिर्फ 56 KB/सेकंड, बहुत कम इसकी स्पीड थी। हर बार इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन लाइन पर कॉल करनी पड़ती थी। उसके बाद हमारे पास DSL मॉडेम। DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। ये उसने इसके पूछा हुआ पेपर में DSL क्या होता है। DSL होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आजकल ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है। तेज़ रफ्तार इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है, एक ही वक्त में इंटरनेट और टेलीफोन दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी टाइप आती है केबल मॉडेम, ठीक है। ये टीवी की केबल लाइन से इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ज़्यादा फास्ट होता है और बड़े शहरों में ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद जी वायरलेस मॉडेम, ठीक है। वायरलेस मॉडेम वाईफाई, FG, 4G, 5G इंटरनेट जो इस्तेमाल होता है। तो ये मोबाइल नेटवर्क्स सिम कार्ड के जरिए से इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सिम पे हम इसका पैकेज वगैरह करवाते हैं, तो ये वायरलेस मॉडेम हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मॉडेम बेसिकली घरों को धुआं तक लाने के लिए इंटरनेट जो है इनके दरमियान काम करता है। डिजिटल और एनालॉग सिस्टम के दरमियान कनेक्शन है, ठीक है, एक दूसरे को कन्वर्ट करता है इसमें। और नेक्स्ट हम देखते हैं मेमोरी स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। तो यहाँ से अक्सर पेपर में वो पूछ लेता होता है आपसे, तो आपने याद रखना है। स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज जो है कंप्यूटर के अंदर, वो हमारे पास एक बिट होती है, BIT, ठीक है। अ बिट इज़ अ बाइनरी डिजिट, यानी कि 0 और 1 पे मुश्तमिल होती है। द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज इन अ कंप्यूटर, ठीक है। सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो हमारे पास बिट होती है, ठीक है। तो 8 बिट्स आपस में मिलकर एक बाइट बनाती हैं। 8 बिट्स हों, ठीक है, तो वो एक बाइट बनाती हैं, ठीक है, बाइट, BYTE। तो एक बाइट कंटेन्स इनफ स्पेस टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर। मिसाल के तौर पर आप कोई भी एक वर्ड लिखते हैं, ठीक है, HI या J, ठीक है, तो उसमें 8 बिट्स होती हैं, ठीक है, एक सिंगल कैरेक्टर के लिए। तो 16 बिट्स यानी कि 2 बाइट्स, 1 बाइट 8 बिट्स पे होती हैं, ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 2 बाइट्स इज इक्वल टू 16 बिट्स, तो 16 बिट्स इज इक्वल टू 1/2 वर्ड, ठीक है। 16 बिट्स हूँ तो एक आधा जो लफ्ज़ है वो बनता है, ठीक है, हाफ वर्ड बनता है, ठीक है। उसके बाद 32 बिट्स यानी कि 4 बाइट्स एक वर्ड बनाती हैं, ठीक है। 4 बाइट्स इज इक्वल टू 1 वर्ड, ये पेपर में उसने पूछा हुआ है, ठीक है। 4 बाइट्स या 32 बिट्स इज इक्वल टू 1 वर्ड। तो 32 बिट्स इज इक्वल टू 4 बाइट्स, 4 बाइट्स इज इक्वल टू 1 वर्ड। नेक्स्ट है 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स हूँ तो 1 KB बनती है, 1 किलो बाइट के इक्वल होती है, ठीक है। 1024 बाइट्स फॉर्म्स 1 KB, 1 किलो बाइट। 1024 KBs यानी कि 1024 किलो बाइट्स 1 MB के बराबर होती हैं, ठीक है, 1 MB मेगाबाइट के बराबर। और 1024 मेगाबाइट्स यानी कि 1024 MB जो है 1 GB, 1 गीगाबाइट के बराबर होती हैं, ठीक है। और 1024 GB एक TB के बराबर होती है। TB होती है टेराबाइट, TERABYTE, टेराबाइट। और 1024 TB 1 PB के बराबर होती है, पेटाबाइट। ये आगे एडवांस इसकी फॉर्म है, सिर्फ GB तक ही वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। 1024 MBs के बारे में उसने पूछा हुआ है, 1 GB के इक्वल होती हैं, ठीक है। और 1 MB जो है 1024 KB के बराबर होती है, तो ये उसने पेपर में पूछा हुआ है,
ठीक है, और 1024 बाइट्स 1 KB के बराबर होते हैं, ये भी उसने पूछा हुआ है। 32 बिट्स एक 4 बाइट्स के बराबर होते हैं, ये भी पूछा हुआ है। 16 बिट्स 2 बाइट्स, ये भी उसने पूछा हुआ है। ठीक है, 8 बिट्स फॉर्म अ बाइट, ये भी उसने पेपर में पूछा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मेमोरी जो स्ट्रक्चर है डाटा का, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जी MS एक्सेल। MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। ठीक है, तो MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो MS ऑफिस का हिस्सा है। तो इसके बारे में उसने पूछा हुआ है। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? ये MS एक्सेल होता है हमारे पास। ठीक है, इसमें हम डाटा को रोज और कॉलम्स में लिखकर इसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं, लिस्ट्स बनाते हैं, रिकॉर्ड कायम रखते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स बनाते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो डाटा को इसमें हम रोज और कॉलम्स में लिखते हैं। तो एक्सेल के बेसिक फीचर्स के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं रोज, ROWS। रोज क्या होती हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। हॉरिजॉन्टल आपको पता है लेफ्ट से राइट जो होती है, या राइट से लेफ्ट, ये हॉरिजॉन्टल होती हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। एक्सेल में हर रो का एक नंबर होता है। ठीक है, रो का एक नंबर होता है, जैसे 1 2 3, इसी तरह से हर रो का एक नंबर होता है। ठीक है, फिफ्थ रो का मतलब है पांचवी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है। ठीक है, तो एक वर्कशीट में कितनी रोज होती हैं ये आपने याद रखना है, इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, ये 65,536 होती हैं। ठीक है, 65,536 रोज। ठीक है, 65,536 रोज एक वर्कशीट में होती हैं। ठीक है, तो ये नंबर से इनको प्रेजेंट किया जाता है 1 2 3 वगैरह से। उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉलम्स। वर्टिकल लाइंस होती हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, वर्टिकल ये होता है आपके अप से डाउन या डाउन से अप, ये वर्टिकल लाइन होती है। तो हर कॉलम का नाम जो है ABCD होता है। रोज जो थी 1 2 3 थी, कॉलम ABCD होते हैं। ठीक है, सी कॉलम का मतलब तीसरा अमूदी खाना जो होता है, तीसरा वर्टिकल जो सेल है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसने पूछा हुआ है सेल क्या होता है। ठीक है, जहाँ रोज और कॉलम्स आपस में मिलते हैं तो वहाँ एक सेल बनता है, ये उसने पेपर में पूछा हुआ है। रोज और कॉलम जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे एक सेल बनता है, और हर सेल का एक अपना एड्रेस होता है। मिसाल के तौर पे कॉलम A और रो 1, ठीक है, इनका जो सेल है उसको हम सेल A1 कहेंगे। ठीक है, कॉलम A और रो 1, इसका जो सेल बनेगा वो हमारे पास सेल A1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी, इसमें देखते हैं फार्मूलाज क्या होते हैं। ठीक है, फार्मूलाज आपको पता है कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने इसमें कुछ सम करना हो, ठीक है, एडिशन करनी हो, सब्ट्रैक्शन वगैरह करनी हो, तो उसके लिए फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर दो सेल हैं A1 और B1, ठीक है, उनको आप नंबरों को आपस में जमा करना है, तो वो होगा A1 + B1 इज इक्वल टू, तो इसको इज इक्वल टू के साइन से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं पहले से बने हुए जो फार्मूलाज होते हैं उनको फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर वो आपको क्या कहता है? इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू सम इंटू A1 कोलन A5। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो है A1 सेल्स लेके A5 तक सबको ये आपस में ऐड कर देगा, क्योंकि सम इसने कहा हुआ है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास चार्ट्स। तो चार्ट्स डाटा को ग्राफ की शक्ल में दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। ठीक है, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग नाम से ज़ाहिर है डाटा को तरतीब देने के लिए, मखसूस रिकॉर्ड निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बाकी फहरिस्त बनानी हो, ठीक है, उनके नेम्स या उनके रोल नंबर जो होते हैं उनके हिसाब से डेटा को तरतीब देना हो, तो फिल्टरिंग और सॉर्टिंग को इस्तेमाल किया जाता है। डेटा एनालिसिस क्या होता है? ठीक है, डेटा एनालिसिस होता है कि बड़े अदद शुमार को आप आसानी से समझने के लिए डेटा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने इसे भी याद रखना है, रोज जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ठीक है, इनको 1 2 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉलम्स वर्टिकल लाइंस होती हैं, ABCD से इनको पहचाना जाता है। ठीक है, और सेल जो है वो रो और कॉलम जहाँ पे आपस में मिलते हैं तो एक वहाँ पे एक सेल बनता है। तो फार्मूलाज जो है हमेशा इज इक्वल टू का जो निशान है वहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा ये बात आपने याद रखनी है एक्सेल में। ठीक है, ये इसने पूछा हुआ है। फार्मूलाज जो है हमेशा इज इक्वल टू का जो साइन है वहाँ से स्टार्ट होता है। हम सारे को तो सम करना है तो इज इक्वल टू सम, आगे फिर बताएगा किस सेल से लेकर किस सेल तक आपने इसको ऐड करना है। ठीक है,
तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एमएस एक्सेल में, इनको देखते हैं। हमारे पास होती है वर्क बुक, ठीक है। वर्क बुक एक्सेल की एक फाइल होती है, ठीक है। जिस तरह नोटबुक में कई पेजेस होते हैं, इस तरह एक वर्कबुक में कई वर्कशीट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्कशीट। वर्क शीट जो है, ये वर्कबुक के अंदर एक पेज होता है जिसमें रोज और कॉलम्स पे जो डेटा मुश्तमिल होता है इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो हर वर्कबुक में कम से कम एक वर्कशीट लाजमी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास सेल। सेल के बारे में हम देख चुके हैं, ठीक है। जहाँ रोज और कॉलम्स आपस में मिलते हैं, ये सेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक्टिव सेल कौन सा होता है? जो सेल उस वक्त सिलेक्ट जिसको आपने किया वो जिसमें आप डेटा लिख रहे हो, जिस सेल को सिलेक्ट करके, वो एक्टिव सेल है, ठीक है। और बाकी जो भी सेल है वो हमारे पास पैसिव सेल्स होंगे, ठीक है। और एक्टिव सेल के गिर्द काली मोटी लाइन, बॉर्डर लाइन जो नजर आती है, ठीक है, वो एक्टिव सेल होता है जिसके साथ जिसको आपने सिलेक्ट किया होता है। पैसिव सेल, इसके अलावा बाकी तमाम सेल जो है पैसिव सेल उस वक्त होंगे, ठीक है। सेल रेफरेंस क्या होता है? हर सेल का एक एड्रेस दिया जाता है, ठीक है, इसको सेल रेफरेंस कहते हैं। तो जैसे A1 C5 D10, ठीक है, तो ये इसका रेफरेंस होता है। ये A1 यानी कि एक कॉलम, पहला कॉलम और पहली रो, ठीक है, तो ये A1 उसका एड्रेस होगा। और रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो जब आप फार्मूला को दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो सेल रेफरेंस ऑटोमेटिकली बदल जाता है, ठीक है। तो ये रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप A1 + B1 = लिखेंगे तो इसे नीचे वाले सेल में कॉपी करें तो ये खुद का ऑटोमेटिक तरीके से A2 + B2 इसमें चेंज हो जाएगा। तो रेफरेंस इसका बदलता रहता है। उसके बाद है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ठीक है। इस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में रेफरेंस कभी नहीं बदलता, तो इसके लिए हम डॉलर का निशान इस्तेमाल करते हैं। तो इसने पेपर में पूछा हुआ है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को किससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डॉलर का जो निशान होता है ना, जैसे एक एस लगा के तो उसके ऊपर एक आप लाइन लगा दें, जिससे एस लिखा जाता है ना, इसके ऊपर आप लाइन लगा दें वर्टिकल, तो इसको डॉलर का निशान होता है इस तरह का। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉलर के निशान से। ये उसने पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट हम एक्सेल के कुछ बिल्ट इन फार्मूलाज को देखते हैं। सम, SUM, इसके बारे में हम देख चुके हैं। ये फार्मूला नंबरों का एडिशन करते हैं, इनको जमा करता है, ठीक है। = से हम लिखते हैं =सम सेल A1 कॉलम सम A5 आप कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास मैक्स, MAX। मैक्स का फार्मूला सिंटेक्स हमारे पास आएगा जी MAX A1 A2। ये फार्मूला किसी रेंज में सबसे बड़ा नंबर जो है वो निकालता है, मैक्स जो है, ठीक है। किसी भी रेंज में सबसे जो बड़ा नंबर है उसको निकाल लेता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास नंबर्स हैं 12, 56, 34, 89, तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास वो क्या है, 89, तो इसको निकाल देगा, ठीक है। और मिनिमम जो है, इसको सिंटेक्स मिनिमम A1 : ठीक है। इसमें देखते हैं, तो इसमें ये किसी रेंज में सबसे छोटा नंबर जो है वो निकाल लेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर नंबर, यही नंबर है 12, 56, 34, 89, तो 12 सबसे छोटा नंबर है, तो ये मिनिमम जो है इसमें सबसे छोटा नंबर निकाल लेगा। स्क्वायर रूट जो है, ये किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालता है। इसको स्क्वायर रूट, मिसाल के तौर पे SQRT से इसको लिखते हैं, तो =SQRT इंटू 25। तो 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है 5 होता है, ठीक है, उसका जवाब निकल आएगा। और उसके बाद हमारे पास आता है पावर, ठीक है। ये फार्मूला किसी नंबर को उसके पावर एक्सपोनेंट पे ले जाता है, ठीक है। अब इसको भी लिखेंगे इन सिंटेक्स पावर 2 × 3, ठीक है। 2 × 3 का मतलब क्या होगा जी? इसका जवाब हमारे पास आएगा जी 2, इसकी पावर 3 होगी, तो 2 को की पावर 3 हो तो हमारे पास 8 आता है जवाब। 2 2 4, 4 2 8, ठीक है, तो इसका जवाब 8 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट है दोनों, टुडे और नाउ, ठीक है। टुडे और नाउ, इन ये जो फार्मूले हैं ये दोनों उसमें पेपर में पूछे हुए हैं। अगर आपने करंट डेट के लिए फार्मूला लगाना है तो वो आप क्या लगाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आज की डेट जो है 26 अगस्त है, ठीक है, 2025 है, तो इसका जवाब जो है 20 जो है हमारे पास एग्जैक्ट वही देगा जो है। तो सिंटैक्स टुडे
तो इसमें छोटी ब्रैकेट जो है वो उसको खाली लगा देंगे, ठीक है। इसको टुडे, आज की करंट डेट के लिए हम टुडे और छोटी ब्रैकेट इसके आगे लगा देंगे, ठीक है। ये उसने पेपर में पूछा हुआ है। और अगर आज की डेट और वक्त दोनों को अगर आपने एक साथ जानना है तो फिर इसके लिए नाउ लगाएंगे, ठीक है। सिंटेक्स इज इक्वल टू नाउ, छोटी ब्रैकेट इसमें आप इसको लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों फार्मूलेज जो है ये आपने याद रखना है, टुडे और नाउ, इनमें फ़र्क भी याद रखना है। अगर आज की जो डेट है, ठीक है, अगर आपने करंट डेट के बारे में आपने है ना, तो इज इक्वल टू आगे लिखेंगे टुडे, आगे छोटी ब्रैकेट ओपन करके इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, उसमें कुछ नहीं लिखना। ये इसका फार्मूला है। और नाउ, NOW, करंट टाइम और डेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टुडे की जगह आपने नाउ लगा देना है, बाकी इज इक्वल टू से इसको स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल टू नाउ छोटी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है, उसमें कुछ नहीं लिखना आपने। तो ये उसने दोनों पेपर में पूछे हुए हैं, तो आपने ये याद रखने हैं, ठीक है। ओके, तो ये था हमारे पास एक्सेल के हवाले से। आज की क्लास हम इधर ही एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.